उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपने परिवार की डूबती नैया को वह खुद पार लगाएगी, अपने पापा का स्थान लेगी। आलोक ने बहुत समझाया कि उससे शादी कर ले, पर माधवी नहीं मानी। शादी के बाद के पाबंदियों से वह अनजान नहीं थी। आलोक को उसने अपनी जिंदगी से बहुत दूर ये कहकर भेज दिया है कि तुम कहीं और शादी कर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। तुम जहाँ कहीं भी रहोगे खुश रहोगे, तो मैं भी खुश रह पाऊंगी। कॉलेज में दशहरे की पूरे 10 दिनों की छुट्टी हो गई थी। त्योहार मनाने के लिए अच्छा खासा समय मिल गया था। सभी खुश थे, हंस बोल रहे थे। सबको घर जाने की जल्दी भी थी। स्टाफ रूम समय से पहले ही खाली हो चुका था। बरामदे में सब एक दूसरे को त्योहार की बधाइयाँ दे रहे थे, पर माधवी का मन तिनका बिखर रहा था। वह अतीत के गलियारे में भटक रही थी। वैसे भी उसका जीवन एक उद्देश्यहीन भटकाव ही तो रह गया है। जिन अपने दोनों भाई बहन कुंदन और नेहा के लिए वह दिन रात मेहनत करती रही, जिनके लिए उसने अपना पूरा करियर और जीवन दांव पर लगा दिया, उन्हीं दोनों को क्या उसकी यातना का रत्ती भर भी ख्याल था? कभी उसका भी सुखी परिवार था। भले ही उसके पापा कम कमाते थे, पर बच्चों की जरूरतों का उन्हें हमेशा ख्याल रहता था। ये अलग बात थी कि वे चाहते थे कि कुंदन IAS ऑफिसर बन जाए, जिसके कारण उस पर कुछ ज्यादा खर्च करते थे। कुंदन को महंगी कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए घर के सभी खर्चों में उन्हें कटौती करनी पड़ती थी। बेटियां साधारण स्कूल में ही पढ़ती थी, पर उनकी पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखते थे। देखते देखते समय निकल गया और माधवी MSc पूरा कर PhD में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास कर रही थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात आलोक से हुई थी, जो PhD कर रहा था। जल्दी ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, पर इस प्यार को शादी में बदलना बहुत ही मुश्किल था। काफी जद्दोजहद के बाद पापा रूढ़ियों और परंपराओं की सनरकीता से बाहर अपनी बेटी की खुशी के लिए विजातीय लड़का आलोक से उसकी शादी के लिए तैयार हुए थे, पर एक शर्त पर कि मंगनी तो अभी होगी, पर शादी होगी आलोक को नौकरी मिलने के बाद। फिर दोनों परिवारों की सहमति से मंगनी हो गई थी, लेकिन नियति को माधवी की खुशी कभी रास नहीं आई। फिर एक भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ और माधवी के पापा अनंत में विलीन हो गए। इसके साथ ही उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समाज के संकीर्ण दायरे में फंसे उसके मायके और होने वाले ससुराल के लोगों ने उसे अपशगुनी करार दे दिया। दुर्भाग्य के इस कठिन समय में सिर्फ एक आलोक ही था जो हर तरह से उसके साथ था। वह अब भी माधवी से शादी करने और उसके परिवार की मदद करने के लिए तैयार था, पर यह माधवी के लिए निर्णय की घड़ी थी। अब उसके सामने उसकी माँ गायत्री देवी थी, जो एक सीधी सादी घरेलू और पूरी तरह पति पर निर्भर महिला थी। पापा के बाद वह दुख और संताप से बिस्तर पकड़ ली थी। छोटी बहन नेहा और भाई कुंदन का भविष्य भी दांव पर लगा था। सबका विश्वास उसी पर टिका था। वह ऐसी परिस्थिति में सबको छोड़कर भले कैसे शादी कर सकती थी। उसने फैसला किया, नियति ने जो उसके लिए निर्धारित किया है अब उसे उसी के साथ जीना है। उसने तत्काल निर्णय लिया, अपने परिवार की डूबती नैया को वे खुद पार लगाएगी, अपने पापा का स्थान लेगी। आलोक ने बहुत समझाया कि उससे शादी कर ले, पर माधवी नहीं मानी। शादी के बाद के पाबंदियों से वह अनजान नहीं थी। आलोक को उसने अपनी जिंदगी से बहुत दूर ये कहकर भेज दिया है कि तुम कहीं और शादी कर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। तुम जहाँ कहीं भी रहोगे खुश रहोगे, तो मैं भी खुश रह पाऊंगी। उसके जिद के आगे हार कर आलोक उससे दूर चला गया। अपनी पढ़ाई को तिलांजलि दे वह जल्द ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। स्कूल के बाद वह ट्यूशन भी करने लगी, जिससे घर की गाड़ी पहले की तरह ही पटरी पर आ गई थी। नेहा और कुंदन पापा की तरह ही उसका सम्मान करते और हर बात में उसकी राय लेते। कुंदन की पढ़ाई में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नेहा के कहने पर उसे भी कोचिंग क्लास में भेजने लगी थी। जैसे जैसे घर के खर्चे बढ़ रहे थे, उसकी व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। वह सारे पैसे माँ को सौंप देती थी। नेहा और कुंदन को जरूरत के हिसाब से माँ पैसे देती। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला,
पर जैसे दोनों कॉलेज में पहुँचे, दोनों के ही खर्च कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। घर का ढांचा ही बदलने लगा था। सारी सुविधा के बावजूद कुंदन की पढ़ाई का स्तर दिनों दिन गिरते जा रहा था। उसकी सारी गतिविधियां ही बदलने लगी थी। अपने साथ पढ़ने वाले समृद्धि घर के लड़कों के साथ उसकी आवारागर्दी बढ़ने लगी थी। माँ को तो वह कुछ समझता ही नहीं था। जिस दीदी के सामने आने से पहले घबराता था, अब उससे भी जुबान लड़ाने लगा था। छोटी छोटी बातों में जब माधवी उसे डांटती तो सामने तनकर खड़ा हो जाता। नहीं पढ़ूंगा क्या कर लोगी, ज्यादा रौब दिखाओगी तो घर छोड़ दूंगा। अक्सर वे ऐसी ही बातों से अपनी दीदी को हतप्रभ कर देता। उसकी समझ में नहीं आता क्या करें। उसे लगता माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार और चुप्पी ही कुंदन को बर्बाद कर रहा था। एक छुट्टी के दिन जब वह कुछ सामान लेकर लौट रही थी, रास्ते में गायत्री चाची मिल गई, जो माँ के समान ही उसे प्यार करती थी। जिद कर अपने घर ले गई। घर पहुँचते ही उसे लिए हुए सीधे अपने बेडरूम में आ गई और बिना किसी भूमिका के बोली, तुम्हें कुछ पता भी है जिन दोनों भाई बहन के लिए तू इतनी मेहनत कर रही हो, वे कर क्या रहे हैं? जब वही दोनों अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, तुम्हारी सारी मेहनत और त्याग व्यर्थ हो जाएगा। एक अनजानी आशंका से उसका हृदय धड़क उठा। मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारे ऐसी नासमझी का तो रोना है। तुमने कभी कुंदन की संगति पर ध्यान दिया है? बड़े बड़े पैसे और रसूख वाले क्रिमिनल टाइप लोगों के बेटों के साथ उसकी दोस्ती है, जो किसी भी तरह के गलत काम करने से पीछे नहीं हटते। और तुम्हारी नेहा वे भी कुछ कम नहीं है। जब देखो सक्सेना साहिब के लड़के विक्की के साथ यहाँ वहाँ घूमती नजर आती है। उस दिन खुद मैंने उन दोनों को पटना के एक प्रसिद्ध होटल से बाहर निकलते देखा था। लड़का ढंग का होता तो उन दोनों के शादी की बातें भी सोची जा सकती थी। विक्की इस मामले में कितना बदनाम है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। जाने कैसे नेहा इसके जाल फंस गई है। तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी हो गया था इसलिए, वरना सब कुछ सुनकर माधवी सन रह गई। काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। गायत्री चाची के बदले कोई दूसरा होता तो एक बार जरूर सोचती, पर गायत्री चाची कभी झूठ बोल ही नहीं सकती थी। वह अब चुपचाप उठकर घर चली आई। अपना बैग टेबल पर रख कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर जा गिरी। वह देर तक तकिए में मुंह छुपाए फूट फूट कर होती रही। थोड़ी देर बाद माँ के हाथों का स्पर्श पा वो चौंक पड़ी। यथासंभव अपने आंसू छुपाती उठ बैठी, पर माँ को अंदाजा लग गया था कि जिस बात को वह पूरे छल बल कौशल से अब तक इस बेटी से छुपाती आई थी, उसे उस बात की भनक लग गई है। माँ ने यहाँ कहा है? माधवी की आवाज सुन गायत्री देवी को जैसे सांप सूंघ गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उनके बोल फूटे। शायद अपने अंदर छुपा कर रखे गए बातों को कहने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। क्या कहूँ? इस लड़की ने तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम सुबह से शाम तक खुद परेशान रहती हो तो क्या बताती इसकी करतूतें। मैंने खुद कोशिश की, पर उस लड़के ने नेहा से शादी करने से इनकार कर अपने पापों से हाथ झाड़ लिया। तब कोई उपाय नहीं देख आज ही सुबह के बस से जाकर उसे सरला मौसी के पास छोड़ाई हूँ। माधवी को समझते देर नहीं लगी कि माँ उसे सरला मौसी के पास क्यों छोड़ाई है। माँ की चचेरी बहन सरला मौसी डॉक्टर थी, अक्सर माँ के सुख दुख में काम आती थी। अब शायद नेहा को उसके कलंक से मुक्त कराने में सहायक बनी थी। सब सुन माधवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सलाखें उसके सीने में उतार दिया हो। पापा के जाने के बाद से उसने कठिन परिश्रम कर दोनों भाई बहन के जीवन को संवारने की हर संभव कोशिश की, क्योंकि कुंदन को लेकर पापा के अरमान हमेशा उसकी चेतना में रहे। पर सारे समीकरण जाने कब गड़बड़ा गए कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक हफ्ते बाद माँ नेहा को सरला मौसी के यहाँ से लेकर बड़े मामा जी के पास छोड़ाई। इस घटना के 2 महीने बाद अचानक एक दिन माँ उससे बोली, कहते तो मेरी जुबान जलती है बिटिया, पर क्या करूँ, नेहा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तू बड़ी है, पर तुझसे छोटी बहन की शादी की बात करने आई हूँ। तुम्हारे मामा जी ने नेहा की शादी के लिए कारपोरेशन में कार्यरत एक लड़के के घर वालों से बात की है। नेहा उन लोगों को पसंद है।
तो थोड़ा कर्ज लेकर कुछ पैसे और गहने जो पापा ने तुम्हारे लिए बनवाए थे दे देती तो ये शादी निपट जाता। लड़के वालों की कोई मांग नहीं है। ठीक है अम्मा, सारे गहने दे दो। ये सब अब मेरे किस काम के हैं? पैसों का इंतजाम भी कर दूंगी। उसकी बातें सूल की तरह माँ के कलेजे में उतर गई। बड़ी बेटी की शादी की चर्चा किए बगैर छोटे की शादी में उत्साह दिखना उन्हें खुद शर्मिंदा कर रहा था। नेहा की जीवन व्यवस्थित करते करते दूसरी परेशानी आ खड़ी हुई। कुंदन को ड्रग्स बेचने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल से कुंदन के छूटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तभी माधवी को याद आया, उसके पापा के एक पुराने घनिष्ठ मित्र का बेटा उन दिनों पटना का एसपी था। माधवी ने जब उनसे बात की तो उसके पापा का ख्याल कर उन लोगों ने कुंदन को किसी तरह जेल से रिहा करवा दिया, पर इस शर्त के साथ कि वह अब उसे किसी काम धंधा में लगाएं, ताकि वह पीछे मुड़कर न देखे। कुंदन के जेल से रिहा होते ही गायत्री देवी उसे लेकर मुजफ्फरपुर चली गई। वहीं उन्होंने उसे अपने छोटे भाई के बिजनेस में पार्टनर बना दिया। कुंदन और नेहा के अपने अपने जीवन में व्यवस्थित करते करते पटना का घर भी बिक गया। उसके साथ ही माँ भी पटना छोड़ कुंदन के पास ही ज्यादातर रहने लगी। इस बीच माधवी के लिए बस एक ही बात अच्छी हुई कि वे नेट क्वालिफाई कर गई, जिससे लेक्चरर की नौकरी उसे मिल गई। कॉलेज के कैंपस में ही घर भी मिल गया। कुंदन ने खुद से शादी कर ली। माँ और भी व्यस्त हो गई। अपने कहे जाने वाले सभी लोग माधवी से दूर हो गए। सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। किसी को अब उसकी फिक्र नहीं थी। जिनके लिए सर्वस्व निछावर कर दी, वे निसंकोच अपनी मनमानी करते रहे, सिर्फ अपने लिए ही सोचते रहे। अधिकार से उससे रुपए पैसे लेते रहते, पर उसकी भावनाओं का ख्याल तक उन्हें नहीं रहता। फिर भी घर में वे लोग चाहे जैसा व्यवहार करें, बाहर वालों के सामने उसे एक अच्छी बेटी और बहन का खिताब ही देते। दिन प्रतिदिन माधवी के जीवन का सूनापन बढ़ता जा रहा था। माधवी को लगने लगा था उसका पूरा जीवन ही बिखर गया है। कभी अपने परिवार की रक्षा के लिए वह चट्टान की तरह उनके सामने आ खड़ी हुई थी। आज वही चट्टान जिंदगी की तेज रफ्तार में टूट टूट कर बिखर रहा था, पर उसे समेटने वाला कोई नहीं था। कई लोग उसके जीवन के सूनेपन को देख उसे शादी कर लेने की सलाह देते, पर अब उसे घर परिवार की चाह ही नहीं रही। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अचानक उसकी तंद्रा तब भंग हो गई, जब कॉलेज के एक स्टाफ ने आकर बताया कि स्टाफ रूम बंद करना है, सभी लोग जा चुके हैं। वह अपना बैग उठाए अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी। ताला खोलने जा ही रही थी कि उसकी नजर सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी, जो शायद उसका पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों की नजरें मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे सारी कायनात ही थम गई हो। वह जड़वत सामने खड़े आलोक को निहार रही थी। तभी आलोक की आवाज ने उसे चौंका दिया। यूं ही बाहर खड़े रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ, वह दरवाजा खोलते हुए बोली। वह ड्राइंग रूम में बैठा। माधवी 2 कप कॉफी बना लाई। एक कप कॉफी उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, अब बताओ फिलहाल अभी तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी और बच्चे सब कैसे हैं? एक ही सांस में उसने मन में उठते सारे सवाल पूछ लिए। आलोक हंसते हुए बोला, जरा सांस लेकर पूछो। फिलहाल मैं यहीं के एक कॉलेज में ट्रांसफर लेकर आ गया हूँ। अभी तक मैंने कोई शादी वादी नहीं की है। अब पूछोगी क्यों? तो भाई आज भी उस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ, जो अपने शादी का मंडप छोड़कर अपने भाई बहनों के प्रति अपना फर्ज पूरा करने गई थी। आज मैं खास उससे मिलकर ये पूछने ही यहाँ आया हूँ कि क्या उसके सारे फर्ज पूरे हो गए? हाँ आलोक, मैंने अपने सारे फर्ज पूरे किए, फिर भी अब मेरे पास न कोई मेरा अपना है, न कोई अपना घर। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसके आंसुओं से भीगे स्वर ने आलोक को अंदर तक हिला दिया। गलत, पूरी तरह गलत। तुम्हारे रिश्ते नाते भले ही पीछे छूट गए हो, पर एक दोस्ती का रिश्ता आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे काम पूरे हो गए तो चलो अपने उस घर में जहाँ तुम्हारा एक दोस्त आज भी इंतजार कर रहा है। एक आत्मीय स्पर्श ने बरसों से दबे तृष्णा को पिघला दिया।
माधवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। थोड़ी देर दोनों यूं ही एक दूसरे को थामे बैठे रहे। बरसों बाद माधवी को सुख और सुरक्षा का आभास हुआ था। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।